जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो एनसीईआरटी की बुक बी हाइव के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के शुरुआती जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्क्रीन पर अभी आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन नजर आ रहे हैं, तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के और अचीवमेंट्स क्या रहे, ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में जिन्होंने उनको इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में जब आइंस्टाइन 21 वर्ष के थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, मतलब यूनिवर्सिटी से वो स्नातक की डिग्री ले चुके थे और उस समय वो अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. क्योंकि सन 1900 तक आइंस्टाइन एक बेरोजगार व्यक्ति थे, इसलिए 1900 से 1902 तक उन्होंने अलग अलग तरह के काम किए। जैसे पहले उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट यानी एक सहायक शिक्षक के तौर पर काम किया, फिर उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी दिए और फाइनली उनको एक जॉब मिल गई। वो जॉब क्या थी? वो जॉब थी एक टेक्निकल एक्सपर्ट की, एक बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में। बर्न जर्मनी का एक शहर है और पेटेंट ऑफिस है ऐसा ऑफिस जहाँ पर पेटेंट मिलता है, यानी जैसे किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी आविष्कार के लिए, आप किसी उत्पाद या आविष्कार के लिए जब एकाधिकार लेते हैं, एक अथॉरिटी आपको मिलती है कि आपकी परमिशन के बिना, आपकी अनुमति के बिना कोई और उसको अपना बताकर यूज़ नहीं कर सकता, तो उसे पेटेंट कहते हैं। तो जर्मनी के शहर बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ आइंस्टाइन को 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर जॉब मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. बर्न के उस पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन का काम था दूसरों की खोजों और उनके आविष्कारों को असेस करना, यानी उनका मूल्यांकन या आकलन करना और उनको पेटेंट देना। लेकिन इस काम को करने के दौरान ही आइंस्टाइन चुपचाप अपने विचारों को भी डेवलप कर रहे थे, यानी अपने विचारों को भी विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने एक बार जो उनका बर्न में पेटेंट ऑफिस था जहां वो जॉब करते थे, उसमें जो वो टेबल थी उनकी ऑफिस टेबल, उसका जो ड्रॉर था उसको उन्होंने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वही वह जगह थी जहाँ से उन्होंने फिजिक्स के ऊपर काम करना और अपने विचारों को एक मूर्त रूप देना शुरू किया। ब्यूरो का मतलब होता है केंद्र या एक विभाग, और थियोरेटिकल का मतलब है सैद्धांतिक, यानी जो सिर्फ थ्योरी में हो, प्रैक्टिकल नहीं। और फिजिक्स आप जानते हैं भौतिक शास्त्र, तो उस डेस्क को उन्होंने ब्यूरो यानी केंद्र कहा, थियोरेटिकल फिजिक्स का यानी सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र का। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. सन 1905 के फेमस यानी प्रसिद्ध पेपर्स में से एक पेपर था आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टाइन का जो पहला पेपर था वो पब्लिश हुआ, वो प्रकाशित हुआ सन 1905 में, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम यानी समय और डिस्टेंस यानी दूरी ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। मतलब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि जो समय है और दूरी है ये निरपेक्ष नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज़ पर डिपेंड करती हैं। Indeed, two perfectly accurate
clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. Indeed का मतलब होता है वास्तव में। तो अभी जो बात यहाँ कही गई है उसको आप बड़े गौर से समझें कि अगर टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स यानी दो बिल्कुल सही समय सेट किया गया है अगर दो घड़ियों में, तो वो दो घड़ियाँ भी विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो घड़ियों में भी एक समान समय नहीं दिखाई देगा। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ दैम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर उनमें से एक घड़ी, अगर जो व्यक्ति उस घड़ी को पहना हुआ है और वो बहुत ही तेज़ी से कहीं यात्रा करता है, बहुत तेज़ गति से अगर वो चलता है और उसके बाद वापस आता है उस यात्रा के बाद, तो आप देखेंगे कि जो घड़ियां पहले एक समान समय दिखा रही थी, जब वो व्यक्ति वापस आएगा यात्रा के बाद तो उन दोनों घड़ियों का समय अलग अलग हो जाएगा, यानी उनका समय समान नहीं दिखेगा। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो घड़ी का समय है वो डिपेंड करेगा स्पीड पर, यानी जो समय है जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है और भी चीज़ों पर, यानी घड़ी का समय जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। कई सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे वीडियोस इस पर बनाए हुए हैं। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला which describes the relationship between mass and energy। और इसी बात से, इसी थ्योरी पर बेस्ड आगे जो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फॉर्मूला है जो कि वर्णन करता है मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी यानी ऊर्जा के बीच के संबंध को, E is equal to mc square। In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum, about 3 lakh kilometers per second। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने दिया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी फॉर्मूला के आधार पर आगे एटम बॉम्ब बनाया गया जिसने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा का विनाश कर दिया। फिलहाल यहाँ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये जो गणितीय सूत्र है, इसमें E का मतलब है ऊर्जा, m का मतलब है द्रव्यमान और c का मतलब है वैक्यूम में यानी निर्वात में लाइट की स्पीड यानी प्रकाश की गति, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it। जिस दौरान आइंस्टाइन फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जटिलताएं थीं, जो उनके सवाल थे, उन्हें हल करने में लगे हुए थे, ठीक उसी समय उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी यानी उनकी जो पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन था, वो भी अनरेवलिंग था, यानी वो भी प्रॉब्लमेटिक हुआ जा रहा था, उसमें भी कई सारी समस्याएं आ रही थीं। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट चाहते थे कि वो अपनी जो उनकी फेलो स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में, उनकी जो फ्रेंड थी, वो चाहते थे कि वो उससे अपनी पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही शादी कर लें, लेकिन उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him। उनकी माँ को लगता था कि मिलेवा, जो कि उनके बेटे यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन से उम्र में 3 साल बड़ी थी, was too old for him। उन्हें लगता था कि वो उनके बेटे के लिए सुटेबल नहीं है, एक अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि वो उम्र में 3 साल बड़ी है, तो उम्र का ये गैप कुछ ज़्यादा ही है। She was also bothered by मिलेवा's intelligence। और साथ ही साथ उनकी माँ को एक और प्रॉब्लम थी मिलेवा से, वो था उनका इंटेलिजेंस, यानी क्योंकि वो भी खुद बहुत बुद्धिमान थी, मिलेवा खुद बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उनका इंटेलिजेंस भी वो चीज़ था जिससे एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ को परेशानी थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी माँ ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि वो
एक किताब की तरह है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, यानी जैसे तुम एक किताब हो वैसे ही वो भी एक किताब है। तो आइंस्टाइन की माँ के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़कियाँ वाइफ बनने के काबिल नहीं होती, ऐसा उनकी माँ का सोचना था। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने भी इस वेडिंग को पुट ऑफ किया, यानी थोड़ी देर के लिए टाल दिया। The pair finally married in January 1903 and had two sons, और इस जोड़े ने अंततः जनवरी 1903 में शादी कर ली और इनके दो बेटे हुए। But a few years later, the marriage faltered. लेकिन कुछ ही सालों के बाद ये शादी लड़खड़ा गई, कमज़ोर हो गई। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. इसी दौरान, मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान, जो आइंस्टाइन की वाइफ थी मिलेवा, वो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन यानी जो बौद्धिक रूप से कुछ करने की जो महत्वाकांक्षा पहले उनमें थी जब वो आइंस्टाइन के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, धीरे धीरे वो उस महत्वाकांक्षा को खो रही थी और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई, यानी उन्हें क्योंकि सिर्फ घर गृहस्थी के कामों में वो लग गई तो उसमें वो काफ़ी नाखुश थी, काफ़ी असंतुष्ट थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, तो लगातार कई सालों तक झगड़ा करने के बाद ये जो जोड़ा था ये अंततः तलाक लेकर अलग हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल यानी 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी कजिन यानी चचेरी बहन एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और आइंस्टाइन के जीवन में ये जो नया चैप्टर, ये जो नया अध्याय शुरू हुआ, इत्तेफाक से, कोइंसाइड का मतलब होता है दो घटनाओं का संयोगवश एक ही समय पर होना, तो इत्तेफाक से जो उनको वर्ल्ड फेम मिला, यानी पूरे विश्व में जो उनको फेम यानी ख्याति मिली वो भी, और जो उनका इस प्रकार से राइज हुआ यानी जो उनकी प्रगति हुई कि उनको पूरे विश्व ने जानना शुरू कर दिया, वो उसी साल में हुआ जिस साल उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी की। In 1915, he published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में उन्होंने रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का अपना सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसने यानी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया ग्रेविटी का। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या और ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए कोई भी चीज़ हवा में बिना किसी सहारे नहीं टिक पाती और वो ज़मीन में नीचे आती है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को एक नई व्याख्या आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने प्रदान की। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने पहले से ही यानी इन एडवांस मतलब पहले से ही मतलब 1915 में करेक्टली कैलकुलेट कर दिया था, यानी ठीक ठीक रूप से गणना कर ली थी द एक्सटेंट यानी उस सीमा की जिस तक जो लाइट होगी फिक्स स्टार्स यानी जो एक्चुअल स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनकी जो उनसे लाइट आएगी वो किस सीमा तक सन के ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जो सूर्य के चारों ओर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, जो सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसमें होकर किस कोण तक, कितने एंगल तक वो लाइट डिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी। डिफ्लेक्ट होना आप मतलब समझें, डिफ्लेक्ट होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है और अपनी दिशा बदल लेती है। तो आइंस्टाइन ने पहले से ही ठीक ठीक कैलकुलेट कर लिया कि जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो जो तारे हैं उनसे आने वाला प्रकाश सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र से टकराकर किस एंगल तक डिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित होगा। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. तो अखबारों ने प्रोक्लेम किया यानी अनाउंस कर दिया कि आइंस्टाइन का ये जो काम है, जो उनका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में ये एक क्रांति है।
Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. सन 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला. The Nobel Prize was based on the will of the famous Swedish scientist, a scientist who belongs to Sweden, Alfred Nobel. नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, यानी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका संबंध स्वीडन नाम के देश से था, तो स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी, जो उनकी वसीयत थी, उसके आधार पर ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं. यानी एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी इस इच्छा को प्रकट किया था कि उनके नाम पर जो साइंस है, फिजिक्स है और भी कई क्षेत्र हैं, उनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाए उन लोगों को जो इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाते हैं. It was established in 1895 and the first Nobel Prize was given in the year 1901. तो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई, तो ये स्थापित तो हुई 1895 में, लेकिन जो पहला नोबेल प्राइज़ था, जो पहला नोबेल पुरस्कार था, वो दिया गया सन 1901 में. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टाइन पर बौछार की गई सम्मानों की और पूरी दुनिया से निमंत्रणों की, यानी आइंस्टाइन को बहुत सारा सम्मान मिला और उनको दुनिया के लगभग हर कोने से निमंत्रण मिला. He was honored and was invited to various places all over the world. He was honored यानी उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया, और various places all over the world यानी पूरी दुनिया के जो various यानी विभिन्न स्थान हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह हैं, उन सब से आइंस्टाइन को निमंत्रण प्राप्त हुआ, यानी सब उनको बुलाना चाहते थे. इवन द प्रेस प्रेज्ड हिम, यहाँ तक कि प्रेस यानी जो समाचार पत्र छापते हैं, तो उन प्रेस ने भी, जो प्रिंटिंग प्रेस थे, उन्होंने भी उनकी बहुत प्रशंसा की. When the Nazis came to power in Germany in 1933, लेकिन जब 1933 में जर्मनी में नाजी शक्ति में आए, यानी पावर में उनका जब बोलबाला हो गया नाजीज का, तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो आइंस्टाइन जर्मनी को छोड़कर कहाँ शिफ्ट हो गए? वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल के बाद जो बर्लिन यानी जर्मनी का शहर है बर्लिन, वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया की डिस्कवरी यानी खोज हुई, और उसके कारण जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, यानी अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे, वे बहुत ही ज़्यादा देवर इन एन अप्रोर, यानी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Students, अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना होगा. आपको समझना होगा कि जो नाजीज हैं, इनका जो मेन रूलर है वो है हिटलर. ये तानाशाही पर बेस्ड एक शासन प्रणाली है जिसको नाजीज मानते हैं, और फासिज्म ये भी तानाशाही की ही एक प्रणाली है, और इनका जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन रूलर है, वो है मुसोलिनी. अब इनकी तानाशाही वाले रवैये के कारण कई सारे साइंटिस्ट यूरोप से भागकर यूएसए यानी अमेरिका चले गए थे. लेकिन इनको जैसे आइंस्टाइन चला गया था, आइंस्टाइन जैसे जर्मनी को छोड़कर इसी डर से, इन नाजीज़ के डर से यूएसए जाकर शिफ्ट हो गए थे, वैसे और भी कई सारे साइंटिस्ट यूएसए शिफ्ट हो गए थे. लेकिन उनको डर था कि ये जो नाजीज़ हैं, ये एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, मतलब ये एक परमाणु बम बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तकनीकी का ये जो इस्तेमाल है, हो सकता है ये विनाशकारी कार्यों के लिए करें, ऐसा डर साइंटिस्ट को था. और न्यूक्लियर फिजन ये वही प्रक्रिया है जिसके आधार पर परमाणु बम या न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्हें कहते हैं, बनाए जाते हैं. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory.
अपने एक कोलीग यानी सहकर्मी के रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। 2 अगस्त 1939 को ये पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने रूजवेल्ट को चेतावनी देते हुए लिखा, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक बॉम्ब। यहाँ किस बॉम्ब की बात चल रही है? उसी एटॉमिक बॉम्ब की जिसको जर्मनी में नाजीज ने डेवलप करवा लिया है। तो उन्होंने लिखा कि अगर इस प्रकार का एक भी बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी पोर्ट यानी बंदरगाह पर एक्सप्लोड होता है, यानी उसमें विस्फोट होता है इस प्रकार के बॉम्ब में, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो वो पूरे पोर्ट को सर्वनाश कर देगा, पूरे पोर्ट का विनाश कर देगा, पूरे बंदरगाह को ख़त्म कर देगा। बल्कि न केवल बंदरगाह को ख़त्म करेगा वो विस्फोट, बल्कि जो सराउंडिंग टेरिटरी होगा यानी जो आसपास का क्षेत्र होगा उसका भी पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। यानी आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को वार्न किया है, इस लेटर में उन्हें चेतावनी दी है कि ये जो डेवलप हुए हैं एटम बॉम्ब जर्मनी में, ये इतने ख़तरनाक है कि ये बहुत बड़ा विनाश कर सकते हैं। His words did not fail to have an effect, और आइंस्टाइन के शब्दों का प्रभाव पड़ा, यानी प्रभाव डालने में आइंस्टाइन के शब्द असफल नहीं हुए। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। आइंस्टाइन के इस लेटर का क्या प्रभाव हुआ कि रूजवेल्ट ने, यानी अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त रूजवेल्ट थे, तो अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। चुपचाप उन्होंने अपने खुद के प्रोजेक्ट के तहत एटम बॉम्ब बना लिए, और न केवल एटम बॉम्ब बना लिए बल्कि उन्होंने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा भी दिए। मतलब जर्मनी ने अभी सिर्फ एटम बॉम्ब डेवलप किए थे, कहीं गिराए नहीं थे, लेकिन अमेरिका 2 कदम आगे निकला और उसने न केवल डेवलप कर लिया एटम बॉम्ब, बल्कि उन्हें नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया और उनका विनाश कर दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बॉम्ब गिरे तो जिस हद तक विनाश हुआ, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, विनाश की उस एक्सटेंट से यानी सीमा से, यानी जिस लेवल पर विनाश हुआ उससे आइंस्टाइन बिल्कुल हिल गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने एक पब्लिक मिसिव, यानी मिसिव मतलब ऑफिशियल लेटर, उन्होंने एक खुला ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस के लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र के लिए। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और अपने उस लेटर में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी दुनिया की पूरे विश्व, एक वैश्विक सरकार का गठन किया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जो रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन इस लेटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी 10 years का जो पीरियड होता है, 10 सालों की समयावधि, उसे दशक कहते हैं। तो अगले दशक तक आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन की सक्रियता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई राजनीति में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वो मुहिम चला रहे थे। एजिटेटिंग मतलब बहुत ही उत्तेजना के साथ वो एक मुहिम चला रहे थे, एक एंड करने की, यानी समाप्त करने की, टू द आर्म्स बिल्डअप। आर्म्स का मतलब वैसे भुजाएं भी होता है और आर्म्स का मतलब हथियार भी होता है। तो जिस तरह से लोग विध्वंसकारी, इतने डिस्ट्रक्टिव जो वेपन्स जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन्हें डेवलप कर रहे थे और यूज़ भी करने लगे थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए वो एक मुहिम चला रहे थे।
और वो अपनी पॉपुलैरिटी यानी अपनी प्रसिद्धि, अपनी ख्याति का प्रयोग कर रहे थे शांति और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रचार प्रसार में, क्योंकि उनको बहुत सम्मान मिला था, पूरा विश्व उन्हें जानता था। तो वो जितनी भी ख्याति उनको मिली थी वो उसका प्रयोग कर रहे थे ताकि वो घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर सकें शांति का, क्योंकि वो तानाशाही के विरुद्ध थे और वो शांति चाहते थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब आइंस्टाइन की मृत्यु सन 1955 में 76 वर्ष की उम्र में हुई तो उनको एक साइंटिफिक जीनियस होने के साथ साथ एक विशनरी और एक वर्ल्ड सिटीजन भी माना गया और इसी रूप में उनको सम्मानित भी किया गया। विशनरी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य को देख ले, यानी जो भविष्य के सपने अभी से देख ले। और वर्ल्ड सिटीजन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक ही देश का नागरिक ना हो बल्कि पूरे विश्व को ही अपना मानता हो, क्योंकि आइंस्टाइन शांति चाहते थे और आइंस्टाइन काफ़ी आगे की सोच लेते थे। साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही, तो इसी रूप में उनको सम्मानित किया गया और उनको जाना गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो कई सारी बातें जानी होंगी जो आपको पहले आइंस्टाइन के बारे में पता नहीं थी। आप खुद सोचें कि आइंस्टाइन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कोई भी ग्रेट पैदा नहीं होता बल्कि अपने स्वयं के प्रयासों से, अपने स्वयं के विवेक और बुद्धि से महान बाद में बनता है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो महान नहीं होता, वो साधारण ही होता है, लेकिन हाँ, उसके जब प्रयास असाधारण होते हैं तो वो महान बन जाता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।